ठीक है। तो हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं। दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था जिसके चलते कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। नाउ स्टार्ट करते हैं अब हम लोग फटाफट अपना कि क्या क्या करना है हम लोग को आज की अपनी क्लास में, राइट। तो ये हम लोग का रिकॉल था जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था पूरा। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या कवर किया था। जिसके अंदर हमने बॉयल्स लॉ को कवर किया था, चार्ल्स लॉ को कवर किया था, गेलू सैक और एवोगैड्रो लॉ को। बस ध्यान क्या रखना था कि एक में प्रेशर कांस्टेंट है, कि पहले बॉयल्स लॉ से बात करो तो टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट, गेलू सैक लॉ में क्या कांस्टेंट था, वॉल्यूम कांस्टेंट था। ठीक है। तो अब इसी बेस पे ना मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन देने वाला हूँ फटाफट आप मुझे सब आंसर करेंगे इसका। देखो इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो हर क्वेश्चन में ना आपको सबसे पहले गिवन डेटा लिखना अच्छे से आना चाहिए। जब तक आप गिवन डेटा नहीं लिखोगे ना, जब तक आपको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन अच्छे से। तो गिवन डेटा क्या क्या है बेटा। आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, मैं मान के चलता हूँ कि आपको V1 दे रखा है 120 ml, राइट। कंटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इज 35 डिग्री टेम्परेचर। यानी T1 कितना दे रखा है, दैट इज 35 डिग्री सेल्सियस। एंड 1.2 बार प्रेशर, तो आपको एक प्रेशर भी दे रखा है बेटा। यानी आपको P1 कितना दे रखा है, दैट इज 1.2 बार, राइट। दिस गैस इज ट्रांसफर इनटू द अनदर वेसल ऑफ द वॉल्यूम। एक और ट्रांसफर किया गया जिसका वॉल्यूम है 180 ml। और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो कि जो T2 है वो भी 35 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे क्या पता लग रहा है, बताएंगे आप मुझे जल्दी। इस चीज को देख के क्या पता लग रहा है बेटा। इस चीज को देख के साफ साफ पता लग रहा है ना, इस चीज को देख के कि ये क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर का केस है। तो अगर टेम्परेचर ही कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया बेटा, तो ये कौन सा लॉ लगेगा यहाँ पे, बॉयल्स लॉ। ठीक है। तो अब बॉयल्स लॉ का आप सबको पता है, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो क्या अगर आपको यहाँ पे V1 V2 और P1 गिवन है तो क्या P2 फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान में रखना था कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये फॉर्मूला हम लोग का बॉयल्स लॉ का यूज करना है। ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा ये चीज। चलिए, तो ये रहा आप लोग का, इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो देखो 0.8 बार इसका करेक्ट आंसर है। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ तुम लोगों को। ये मैं लास्ट क्लास का आप लोगों को चेक कर रहा हूँ कि लास्ट क्लास में जो आप लोगों ने पढ़ा था उसको कितना आप लोगों ने अच्छे से किया है। ठीक है। अगर आप उसको रिवाइज करके आए हैं तो डेफिनेटली आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देखो जैसे गैस है जिसका प्रेशर दे रखा है 0.370 एट 50 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो यहाँ पे की वर्ड क्या है, आप सबको पता है की वर्ड यहाँ पे क्या है बेटा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। यानी गिवन क्या क्या है, आपको एक प्रेशर गिवन है, कितना गिवन है, 0.370 ATM। तो ये आपको एक प्रेशर गिवन है। और टेम्परेचर कितना गिवन है बेटा, 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो दिस इज द 50 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर गिवन है। व्हाट इज द प्रेशर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, आपको बताना है कि ये P1 है, आप मुझे P2 बताओ एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है भाई, स्टैंडर्ड टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, और भी से 273 केल्विन। दिस इज आवर ST, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो अब एक बात बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे इसमें आप, P1 और T1 के बीच रिलेशन निकालना है। तो आपको पता है P1 और T1 के बीच रिलेशन किससे निकाल सकता है, P1 और T1 के बीच रिलेशन किससे निकल जाएगा, चार्ल्स लॉ को यूज करके। तो आप P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो सिमिलर वे में देखो यहाँ पे हमने सबको पहले किस में कन्वर्ट किया, कैल्विन में कन्वर्ट किया है। और कैल्विन में कन्वर्ट करने के बाद चार्ल्स लॉ को यूज करके। और सुनो एक और चीज, गे लुसैक लॉ को क्यों यूज किया हम लोगों ने, ध्यान से देखो, क्योंकि हमें प्रेशर और टेम्परेचर, सो सॉरी मैं चार्ल्स लॉ बोल रहा था, चार्ल्स लॉ मतलब वॉल्यूम। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन नहीं देखना हम लोग, किसमें देखना है, प्रेशर टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू द गे लुसैक लॉ P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। क्योंकि वॉल्यूम इसमें क्या होता था, कांस्टेंट रहता था ना, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो इस तरीके से हम लोग इसका रिलेशन निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो ये तरीका हो जाएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, इसको तुम खुद ट्राई करना है, मैंने थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे दिया है कि इसमें एवोगैड्रो लॉ को यूज करना है। तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आज का हमारा क्या टॉपिक होने वाला है, बेसिकली आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले तो कंबाइंड गैस इक्वेशन, कि ये कंबाइंड गैस इक्वेशन अपनी क्या होती है। उसके बाद हम लोग कवर करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। और लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं डाल्टन लॉ, पार्शियल प्रेशर। तो ये तीन टॉपिक है जिसको आज हम लोग कवर करेंगे, कंबाइंड गैस इक्वेशन,
आइडियल गैस इक्वेशन एंड द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंबाइंड गैस इक्वेशन, एज द नेम सजेस्ट ना, कंबाइंड गैस इक्वेशन यानी अभी तक आपने जितने गैस इक्वेशंस पढ़े हैं उसमें से कुछ गैस इक्वेशंस को कंबाइन करके एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे। दैट इक्वेशन इज नोन एज कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ की। तो आप मुझे बताओ सबसे पहले बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था बेटा? बॉयल्स लॉ क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट था, सबको पता है। और प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन था कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और भी से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, कुछ भी लिख सकता हूँ। उसी तरीके से चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट था बेटा? तो पहला था बॉयल्स लॉ, दूसरा था चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट था। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट था तो क्या रिलेशन आया था, जल्दी बताइए, वॉल्यूम और टी टेम्परेचर में, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये रिलेशन आया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये दोनों लॉ हम लोगों को अच्छे से पता है। अब इन दोनों लॉ को ही यूज कर लूं अगर मैं, इसको मैं बोल दूं कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो मैं लिख सकता हूँ कंबाइन करके क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T अपॉन P। लिख सकता हूँ बेटा क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, क्या जल्दी बताओ, कि वॉल्यूम और भी से PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। और भी से इसको और कैसे लिख सकते हो आप, कि PV अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इस वाले टर्म तक हम पहुंच चुके हैं। अब तुम सबको पता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि PV अपॉन T कांस्टेंट लिखने का मतलब क्या है। क्या आप ऐसे लिख सकते हो ना, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज जनरल गैस इक्वेशन। फिर सबको याद रखना है, इसी को जनरल गैस इक्वेशन या फिर हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन, तो ये एकदम आप लोग को रिमेम्बर रखना है। कोई भी पूछे आपसे कि कंबाइंड गैस इक्वेशन कैसे बना है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो कि बाय यूजिंग बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ वी डेराइव कंबाइंड गैस इक्वेशन। याद रहेगा सबको, इस वाले फॉर्मूले को बेटा ध्यान में रखना। जल्दी से बताओ, जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है बेटा, जो भी समझ नहीं आ रहा है प्लीज पूछ सकते हो मेरे से, अपने मैसेज कर सकते हो चैट बॉक्स में, जो भी डाउट हो अभी तक। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक सबको कि हाउ टू डेराइव जनरल गैस इक्वेशन और भी से कंबाइंड गैस इक्वेशन, राइट। चलो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या आता है हम लोग का, कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा किसको, कंबाइंड गैस इक्वेशन को। अब हम लोगों को किसको पढ़ना है, आइडियल गैस इक्वेशन को, कि हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को कैसे डिराइव करने वाले हैं, क्या तरीका है जिससे हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, अभी अभी पढ़ा था बॉयल्स लॉ, इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, तुम ध्यान से देखो बड़ा। तो हमने पता है इसमें क्या कर दिया है, इसमें हम लोगों ने ना तीनों को कंबाइन कर दिया। दैट इज बॉयल्स लॉ को भी, चार्ल्स लॉ को भी और एवोगैड्रो लॉ को भी। तो जब तीनों को कंबाइन करके जो रिजल्ट मिलने वाला है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलने वाले हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ध्यान से समझना। तो दिस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। और मुझे फटाफट जल्दी से बता दो कि बॉयल्स लॉ की क्या कहानी थी, कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये बात क्लियर है क्या? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। उसी तरीके से बेटा आप मुझे बताओ कि जब ये हो गया हम लोग का, तो सेकंड क्या था, दैट इज चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ में वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो आप तीनों को इक्वेशन को ध्यान से देखो, वॉल्यूम का रिलेशन दिख रहा है, एक में वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक में वॉल्यूम जो है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एक में वॉल्यूम और प्रेशर कैसे हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल चल रहे हैं। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं, यानी फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन को मैं कंबाइन करके ऐसे लिख सकता हूं क्या, कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखूं, N इंटू टी अपॉन P। लिख सकता हूं कि नहीं, जल्दी बताओ। लिख सकता हूं, इन तीनों इक्वेशन को यूज किया, देखो V V एंड V। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू टी अपॉन P। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बेटा क्या, कि PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। बिल्कुल,
यहाँ पे जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट लगता है, यहाँ पे वो क्या लगता है बेटा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे आर जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। तो दिस इज आवर आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज आवर आइडियल गैस इक्वेशन, याद रखना। तो कोई आपसे पूछे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, वेयर आर इज नोन एज, वेयर आर इज नोन एज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वेयर आर इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो इस चीज को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इस आर की पर्टिकुलर एक वैल्यूज होती है बेटा, जो आपको न्यूमेरिकल में या तो गिवन होगी या आपको याद रखनी है। तो कौन सी वैल्यू याद रखनी है बेटा, तो देखो एक तो आर की वैल्यू आपको ये याद रखनी है 0.0821। ठीक है, ये कब याद रखनी है आपको, ये आपको जब याद रखनी है जब प्रेशर आपको एटीएम में गिवन हो और जो वॉल्यूम है वो आपको लीटर में गिवन हो। तो यूनिट क्या हो जाएगी बताइए, इसकी यूनिट हो जाएगी लीटर, एटीएम, कैल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये यूनिट हो जाएगी आर की। तो जब भी प्रेशर और वॉल्यूम आपको लीटर में, यानी वॉल्यूम आपको लीटर में और प्रेशर आपको एटीएम में गिवन हो, तो आप आर की ये वाली वैल्यू यूज करोगे, दैट इज 0.0821। क्लियर है। तो आई होप आइडियल गैस इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ आप समझ सकते हो ना। दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन जो आपको अच्छे से याद रखना है बेटा। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वेयर पी इज अ प्रेशर, वी इज अ वॉल्यूम, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी मैंने वैल्यू बताई कि अगर वॉल्यूम लीटर और प्रेशर एटीएम में दे रखा हो तो आप आर की वैल्यू ये लेने वाले हो। और टी क्या है हम लोगों का, टी है टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप इन तीनों लॉस को डिफाइन कर सकते हो। आई होप क्लियर हो, है ना। चलो, नाउ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज की टर्म में हमने इसको मेजर किया था, दैट इज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एन। और इसी हिसाब से हम लोगों ने फॉर्मूला क्या बना दिया था, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो ये इनका मेजरेबल प्रॉपर्टीज है। कोई बोले आइडियल गैस इक्वेशन किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है, तो प्रेशर पे डिपेंड कर रही है, वॉल्यूम पे कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स पे कर रही है और टेम्परेचर पे कर रही है। और ये हम लोगों ने आइडियल गैस बना दिया। नाउ एक रिलेशन आता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास। तो उस रिलेशन को हम डायरेक्टली यहाँ से प्रूव कर सकते हैं। अभी हम प्रूव करेंगे कि किस तरीके से डेंसिटी जो होती है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस रिलेशन को हम लोगों को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं फटाफट। तो प्रूफ करने का तरीका क्या है, हम सबको पता है कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। नाउ व्हाट इज एन, एन इज इक्वल टू मोल ना, मोल क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मोलर मास, दिस इज एन। अब आप इसको पुट कर दो, तो दिस इज पी वी, एंड एन की जगह क्या पुट कर दो, मास अपॉन मोलर मास। और आर का आर रहा, टी का टी रहा। अब अगर मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, एम अपॉन वी, और ये हो गया बेटा आर टी अपॉन, आर टी अपॉन एम। नाउ व्हाट इज मास अपॉन वॉल्यूम, जल्दी बताइए। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम को क्या मैं डेंसिटी नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ ना, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी भी। तो ये क्या हो जाएगा बेटा हम लोग का, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी। यानी एक रिलेशन आता हुआ दिख रहा है हम लोग को कि मास अपॉन वॉल्यूम की जगह डेंसिटी, दिस इज आर, दिस इज टी एंड दिस इज एम। तो ये एक अच्छा सा रिलेशन निकल के आ जाता है कि P इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन एम। और वी से आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट कर दें, मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, तो क्या मैं बोल नहीं सकता कि जो अपना डेंसिटी है, डेंसिटी वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, बताओ। तो डेंसिटी किस तरीके से प्रोपोर्शनल वगैरह निकाल, अच्छा चलो एक लाइन और निकाल देता हूं मैं, कि मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ डी आर टी इज इक्वल टू पी एम, है ना। और भी से डी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी, पी एम अपॉन आर टी। तो क्या मैं इस तरीके से बोल नहीं सकता हूँ कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली मोलर मास के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि बाकी सारी चीज तो कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अगर मैं कांस्टेंट कर लूं, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट मान के चलूं, तो डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी बेटा, मोलर मास के। यानी जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो हम लोगों ने डिराइव किया है, दैट इज रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास। आई होप ये क्लियर होगा आप सबको, क्लियर है। चलिए,
नेक्स्ट इज, अभी क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट, आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व करके बताना कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। बोला है कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 4 मोल ऑफ गैस। तो सबसे पहले गिवन क्या है बताओ, नंबर ऑफ मोल गिवन है, नंबर ऑफ मोल। तो मोल कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, जल्दी बताइए। मोल गिवन है आप लोगों को 4 मोल, तो दैट इज 4 ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइंग 5 डेसीमीटर क्यूब, यानी दिस इज द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना गिवन है भाई, वी। तो वी हम लोगों का गिवन है 5 डेसीमीटर क्यूब एट 3.3 बार, यानी आपको प्रेशर कितना गिवन है, प्रेशर गिवन है 3.32 बार, राइट। एंड व्हाट इज आर हेयर, आर देखो वही गिवन है जो मैंने बताया था आप लोगों को, 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये आर की वैल्यू गिवन है और आपको निकालना है टेम्परेचर। तो बेटा कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे यहाँ पे, जल्दी बताओ। गेन फैक्ट लॉ वगैरह इन सबको तो यूज करके काम नहीं चलेगा, बॉयस लॉ चार्ल्स लॉ के किसमें कोई भी ऐसा एकदम तो कांस्टेंट है नहीं। तो आप क्या यूज करोगे, क्या हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं क्या, सोचो, सोचो बेटा फटाफट, क्या हम यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर सकते हैं। देखो पीवी इज इक्वल टू क्या है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है ना। हमें निकालना क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर मीन्स क्या आ जाएगा, पीवी अपॉन एन आर। तो क्या सारी वैल्यूज गिवन है क्या, आप खुद बताओ देख के। पी पता है आपको, वी भी पता है, एन भी पता है, आर भी पता है। तो यू कैन इजिली फाइंड आउट दिस, ठीक है। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो आपको बस ध्यान रखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है और हम कौन से इक्वेशन का यूज करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आप इसको बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या हमारा टेम्परेचर आएगा और इसकी क्या वैल्यूज होगी क्या, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा सबको ये। जल्दी से बता दो बेटा कि इसको भी समझ नहीं आया है, दोबारा समझना है, कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन टेल थ्रू मैसेजेस, है ना। तो आप मैसेजेस के थ्रू बता सकते हो बेटा, किसी को अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो। क्लियर है सबको ये चीज, चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी पे, बताना मेरे को आप फटाफट। आपको बोला है, देखो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर कितना आ रहा था, दैट इज 50 केल्विन। तो जब आप सबको सॉल्व करते हैं तो व्हाट यू विल गेट बेटा 50 केल्विन। नाउ इसको आप बताइए मुझे जल्दी से फटाफट, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो हमें कॉम्पिटेटिव में भी पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। बोला है एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी जब टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, द डेंसिटी ऑफ अ सर्टेन ऑक्साइड ऑफ गैस एट 2 बार इज सेम एज दैट ऑफ डाई नाइट्रोजन एट 5 बार। सर्टन ऑक्साइड है, कोई ऑक्साइड है तो नाम नहीं बताया। द डेंसिटी ऑफ द सर्टन ऑक्साइड, मतलब डेंसिटी बोल रहा है, जो डेंसिटी ऑक्साइड की होगी वो इक्वल होगी, सेम एज दैट ऑफ द डाई नाइट्रोजन, यानी डेंसिटी डाई नाइट्रोजन की, यानी डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन। अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा ऑक्साइड है, सर्टन ऑक्साइड है, तो मैंने बोल दिया कि डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड of a gas at 2 bar is the same as that of a dinitrogen at 5 bar. What is the molar mass of the oxide? हमें उस मोलर मास निकालना उस ऑक्साइड का। अभी हमें पता नहीं है कि ऑक्सीजन है कि नहीं, मैंने बस ऐसे एज्यूम करने के लिए लिया है, ठीक है। ये कोई भी ऑक्साइड हो सकता है, चलो मैं मिटाई देता हूँ, तुम्हारे भी कंफ्यूजन हो जाएगा इसको लेके, ठीक है। तो ये हमें क्या बोला है इसने, ध्यान से समझना थोड़ा। हमें बोला है द डेंसिटी ऑफ द सर्टन ऑक्साइड, अभी पता नहीं कौन सा ऑक्साइड है कौन सा नहीं, हमें ऑक्साइड बोला है, तो मैं सिर्फ ऑक्साइड लिख देता हूँ, डन। तो डेंसिटी ऑफ अ सर्टन ऑक्साइड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन। तो हम सबको एक फॉर्मूला पता है, अभी ये भी डिराइव किया था, वी नो दैट। क्या पता था भाई, डेंसिटी और प्रेशर में फॉर्मूला जल्दी बताइए। वी नो ना कि डेंसिटी इज इक्वल टू कितना आया था, पीएम अपॉन आर टी, यही आया था, पी एम अपॉन आर टी। तो क्या अगर दोनों की डेंसिटी सेम है तो मैं दोनों को ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड के लिए पी एम अपॉन आर टी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। ये किसके लिए लिया है बेटा, मैंने बताओ जल्दी। ये मैंने लिया है ऑक्साइड के केस के लिए, और ये मैंने किसके लिए बेटा, ये मैंने लिया है डाई नाइट्रोजन N2 के केस के लिए, और मुझे निकालना मोलर मास है। अब मुझे आप जल्दी से बताइए प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो बोला है डेंसिटी ऑफ द सर्टेन सब गैस है 2 बार इज सेम एज द डाई नाइट्रोजन 5 बार। तो दोनों का प्रेशर दे रखा है ना अलग अलग, एक का 2 बार और एक का 5 बार। तो 2 बार प्रेशर किसका दे रखा है, ऑक्साइड का, तो यहाँ पे आप लिखिए 2, मोलर मास हमें नहीं पता, आर और टी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है।
तो आर और टी को तो आप सेम रखें। उसी तरीके से आप पी पे इधर आए तो इधर पी कितना दे रखा है 5 बार। और इसका मोलर मास तुम्हें पता है ना, डाई नाइट्रोजन है बेटा। N2 का मोलर मास कितना होता है जल्दी बताइए। 28 होगा N2 का मोलर मास, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, दैट इज 28 एंड दिस इज आर, दिस इज टी। आर टी से कैंसिल। तो क्या यहाँ से मैं एम को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, जल्दी बताओ। क्या यहाँ से एम नहीं निकल जाएगा, एम कितना आएगा 5 into 28/2, तो दैट इज 214, 14 5 70। तो 70 इज द करेक्ट आंसर, यानी मोलर मास सर्टेन ऑक्साइड का कितने आने वाला है 70। तो ये क्वेश्चन देखा आप लोगों ने हमें कैसे सॉल्व किया, हम लोगों ने जस्ट बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास, या डेंसिटी और प्रेशर कुछ भी बोल सकते हो, इनके रिलेशन को यूज करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, पूरा मोलर मास निकाला है। तो ये तरीका होता है बेटा हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का। बस हमें ध्यान रखना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है और हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी गिवन है, राइट। चलो, तो ये चीज हम लोगों ने सॉल्व किया, 70 ग्राम पर मोल हमारा आंसर भी आया था, आप लोगों ने देखा। नो, ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देता हूँ, तुम लोगों को करना है बेटा सॉल्व इसको। दैट इज द कैलकुलेट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 8 ग्राम ऑफ CO2 एट 31.1 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर। तो आपको क्या ध्यान रखना है, मास दे रखा है, CO2 बता रखा है, तो इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। N इज इक्वल टू मास 8.8 ग्राम, मोलर मास CO2 का कितना होता है 44। तो इससे आप निकाल दोगे CO2 का मोलर मास, चेक कर लो, C का 12 और O2 का 32, दैट इज 44। तो यहाँ से मोल निकल जाएगा, टेम्परेचर दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, तो क्या वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हो, सिंपल बाय यूजिंग द फॉर्मूला PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ से आप V को फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तुम लोग करना एक बार ट्राई, है ना। चलो, अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एकदम ध्यान से समझना है इसको कि डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किसको बोलते हैं और क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी अपना पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करने की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को पार्शियल प्रेशर समझाता हूँ और फिर डाल्टन लॉ को यूज करके इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बेटा, ये पार्शियल प्रेशर का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो पार्शियल प्रेशर का क्या कंसेप्ट है कि द प्रेशर विच these gases would exert if they were enclosed separately in the same volume and under the same condition of the temperature। देखो, यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग गैसेस ली है, जैसे मैंने बोल दिया कि इसके अंदर मैंने थोड़े से O2 की गैसेस ली है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा N2 की गैसेस ली है, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा हाइड्रोजन की गैसेस ली है। तो मैंने कुछ अलग अलग गैसेस ली है, ये एग्जाम्पल के लिए दिया है मैंने, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हमें ऐसे गैसेस लेने हैं जो नॉन रिएक्टिंग हो, आपस में रिएक्ट नहीं करते हो। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमें मिक्सचर किसका लेना है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस का। तो देखो, होता क्या है, जब कोई गैसेस अकेले सिलेंडर में कैप्ड है, तब उसका जो प्रेशर होता है, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं कि उसका प्योर प्रेशर कितना है, प्योर वेपर प्रेशर कितना है। लेकिन जब उन्हीं अलग अलग गैसों को डाल दिया जाता है किसी कंटेनर के अंदर, और फिर मैं बोलता हूँ कि वहां पे आप मुझे इंडिविजुअल प्रेशर बताओ किसी भी गैस का, तो दैट प्रेशर इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। तो कितना इंडिविजुअल गैस वहां पे प्रेशर लगा रहा है, देखो कैसे, तीन चार गैसेस को एक कंटेनर में एक साथ मिक्स कर दिया, उसमें से पर्टिकुलर एक गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसका अपना प्रेशर कितना है, दैट प्रेशर इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। तो उसी को मैंने डिफाइन किया है, द प्रेशर विच दीज गैसेस वुड एक्सर्ट इफ दे वर इनक्लोज्ड सेपरेटली इन द सेम वॉल्यूम एंड अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, तो दीज आर नोन एज पार्शियल प्रेशर। नाउ what is PT? That is the total pressure. The total pressure is the sum of the partial pressure of the individual gas. जैसे यहाँ पे मान लो मैंने ऑक्सीजन लिया, अलग अलग गैसेस लिए, तो मैं क्या लिख सकता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन, मतलब अलग अलग कुछ भी गैसेस ले सकते थे। तो ये मैंने एग्जांपल के लिए कोई भी तीन गैसेस के नाम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम। ये वॉल्यूम फिक्स्ड है, ये जो कंटेनर आपने लिया है ना, इसका वॉल्यूम क्या है बेटा, फिक्स्ड वॉल्यूम है। वॉल्यूम को आपको चेंज नहीं करना है, जो भी कंटेनर है उसका वॉल्यूम क्या है, एकदम फिक्स्ड है। और तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आ रहा है, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन, जितने भी आपने गैसेस लिए हैं। यानी PT इज इक्वल टू टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसियस मिक्सचर एंड P1 P2 P3 आर कॉल्ड द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैस। तो यहाँ तक सबको क्लियर है ना, पार्शियल प्रेशर, इंडिविजुअल प्रेशर क्या क्या है ये।
कि सबको हमने एक फिक्स्ड वॉल्यूम में गैसेस को मिला दिया, जो कि दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस थी, तो एक गैस पर्टिकुलर कितना प्रेशर लगा रही है उसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, और उन्हीं पार्शियल प्रेशर के टोटल सम को हम लोग डिफाइन करते हैं टोटल प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर। अब हम सबको पता है यार कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो मैं पी इज इक्वल टू एनआरटी अपॉन वी बोल सकता हूँ ना। तो मैं अगर अलग अलग गैसेस के लिए देखूं तो मैं बोलूँ कि मैं पहले गैस के लिए लिख सकता हूँ क्या, कि P1 इज इक्वल टू N1 इंटू आर टी अपॉन वी। देखो वी और आर टी तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना, क्योंकि वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर दिया है। उसी तरीके से अगर मैं गैस 2 के लिए बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, N2 इंटू आर टी अपॉन वी। जल्दी बताओ, लिख सकते हैं क्या ऐसे? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ही तो चेंज होंगे ना, आर टी तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी फिक्स कर दिया। तो इस तरीके से मैं अलग अलग गैसेस के लिए N1 N2 N3 N4 सो ऑन सबके लिए लिख सकता हूँ मैं, है ना। यानी P1 ऐसे लिख सकता हूँ, P2 ऐसे लिख सकता हूँ, एंड P3 ऐसे लिख सकता हूँ। यानी अगर मुझे P1 P2 P3 लिखना हो तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो टोटल प्रेशर कितना आएगा, सबकी वैल्यूज को पुट कर दो। तो जैसे हम लोगों ने सबकी वैल्यूज को पुट किया तो हमारा कितना निकल के आया है, Pt इज इक्वल टू P1 P1 प्लस P2 प्लस P3, और सबको उसके टर्म्स में रख दिया वैल्यूज P1 P2 P3 की। तो कितना आ गया कि P टोटल जो निकल के आया है वो कितना आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू आर टी अपॉन वी। तो ये हम लोगों का क्या निकल के आ गया बेटा, टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर जो गैसेस का निकलेगा वो किसके इक्वल आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई आर टी इंटू वी। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा ये वाली चीज आपको, ठीक है ना। गुड। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, अभी तुमने टोटल प्रेशर निकाल दिया, लेकिन हमारा मकसद टोटल प्रेशर निकालना नहीं था। टोटल प्रेशर तो पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेरा जो मेन मोटिव था ना इस टॉपिक को पढ़ने का वो ये था कि अगर हमें टोटल प्रेशर पता हो और तीन चार गैसेस को मिक्स कर दे, तो मैं इंडिविजुअल सबका प्रेशर कितना है वो कैसे फाइंड आउट करूं। तो मेन जो टॉपिक के पीछे लॉजिक था ना वो ये था कि अगर हमें तीन चार गैसेस को मिक्स कर दिया जाए और बोला जाए कि इसमें मुझे एक गैस का पर्टिकुलर आप प्रेशर निकाल के दिखाओ, वही तो कहलाएगा पार्शियल प्रेशर। तो उस पार्शियल प्रेशर को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि टॉपिक का नाम भी ये था, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। तो उसको हम लोग देखने वाले हैं बेटा कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ मत करो, आप एक इंडिविजुअल प्रेशर को टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही टोटल प्रेशर से डिवाइड करोगे तो व्हाट यू गेट, you will get this, that is P1 is equal to mole fraction of this into में total pressure. Similar way में pressure of the second gas is equal to mole fraction of this gas into the total pressure. Similar way में pressure of the third gas is equal to mole fraction of the third gas into total pressure. तो इस तरीके से, and this pressure is known as partial pressure. इनको कौन सा प्रेशर बोल रहे हैं बेटा हम लोग, पार्शियल प्रेशर। तो ये याद रखना है कि इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर आप कैसे निकाल सकते हो, मल्टीप्लाई टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो ये कहानी हो जाएगी बेटा। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा सबको, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब समझ आया आप लोगों को कि किस तरीके से डाल्टन्स लॉ किया है। एक बार फटाफट समराइज कर दूं। डाल्टन्स लॉ के अंदर हम लोगों ने तीन चार नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स किया एक फिक्स वॉल्यूम में, और यहाँ पे हम क्या डालते गए, दो तीन गैसेस, O2 डाल दिया, N2 डाल दिया, और यहाँ से और भी सारी गैसेस जैसे कि हम लोगों ने F2 डाल दिया, ऐसे अलग अलग गैसेस को डाला। और जब गैसेस को डाला वॉल्यूम को फिक्स रखा, तो टोटल प्रेशर जो आया वो इनके सम के इक्वल आया, दैट इज P1 P2 P3, जो कि इसके पार्शियल प्रेशर थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करी तो हमारा किसके इक्वल आ गया ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर टी अपॉन वी। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाला था, टोटल प्रेशर को। फिर जब इंडिविजुअल प्रेशर निकालने की बारी आई तो हमने क्या किया, इसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया टोटल प्रेशर से। ये सब डेराइव करके भी देखा हम लोगों ने। तो ये हम लोग का डाल्टन्स लॉ का एक डेरिवेशन बोल लो, या इसका जो कॉन्सेप्ट था, इस तरीके से हम लोगों ने इसको समझा है। नाउ अब जो आप समझे हो इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, करके लाना है आपको ये। तो देखते हैं फटाफट किस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो इसके, ठीक है। चलिए, आपको क्वेश्चन दिया है बेटा कि अ नियॉन डाई ऑक्सीजन गैस कंटेन 70.6 ग्राम ऑफ डाई ऑक्सीजन। यानी आपको सबसे पहले O2 का मास दे रखा है। O2 का मास कितना दिया है, जल्दी बताइए। 70.6 ग्राम एंड 167.5 ग्राम ऑफ नियॉन। यानी नियॉन का कितना मास दिया है, नियॉन नियॉन का मास दिया है 167.5 ग्राम। डन।
if pressure of the mixture of the gas in the cylinder is 25 bar, देखो ध्यान से, if the pressure of the mixture of the gas in the cylinder is 25 bar, what is the partial pressure of dioxygen? यानी आपको टोटल प्रेशर गिवन है यार, बोला ना, if the pressure of the mixture of gas, पूरे मिक्सचर ऑफ गैस का कितना दे रखा है 25 bar, what is the partial pressure of dioxygen? यानी आपको एक तो डाइऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर निकालना है और एक आपको निकालना है नियॉन का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये दो चीजें फाइंड आउट करनी है। आई होप क्लियर होगा क्या निकालना है आप लोगों को। तो क्या आप निकाल सकते हैं क्या? फॉर्मूला बताइए जल्दी से, क्या यूज होगा? क्या था फॉर्मूला बेटा पार्शियल प्रेशर निकालने का? कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इनटू टोटल प्रेशर। तो इस फॉर्मूले को आपको यूज करना है। तो बहुत इजी तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले मुझे बताओ, ये देखो, आप यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? अगर मैं बोलूँ कि मुझे मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन का निकालना है, तो मुझे नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का चाहिए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन का प्लस नंबर ऑफ मोल नियॉन का। ये तो तरीका होता है मोल फ्रैक्शन निकालने का, याद है सबको ना? मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे हम लोग? यस बेटा, क्लियर है ना मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स O2 का पता हो, नंबर ऑफ मोल्स O2 प्लस नियॉन का पता हो, तो क्या मैं इजीली मोल फ्रैक्शन ही निकाल सकता हूँ O2 का? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। अब मुझे जल्दी से आप बताइए कि किस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे O2 का? निकल जाएगा क्या? तो बिल्कुल निकलेगा यार, क्यों नहीं निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स O2 का तो निकालना है ना। तो मास ऑफ द सॉल्यूट कितना गिवन है? दैट इज 70.6। और मोलर मास O2 का कितना होता है? दैट इज 32। उसी तरीके से नियॉन का बताइए जल्दी। तो नियॉन का मास दे रखा है 167.5 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 20। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल के यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो आई होप ये समझ आया होगा किस तरीके से मैंने इंडिविजुअल प्रेशर निकाला है और वैसे पार्शियल प्रेशर किस तरीके से गैसेस का मैंने फाइंड आउट किया है। क्लियर है बेटा ये? ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, देखो ये मोल फ्रैक्शन हो गया हम लोगों का। तो दिस इज, ये तो हम लोगों ने निकाला है मोल्स, और ये निकाला है नियॉन का मोल्स। तो इस तरीके से हम लोग का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा दोनों का। जैसे ही मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, दैट इज द पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू में टोटल प्रेशर, और फॉर्मूला पुट करके हम लोगों ने आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप सबको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इस पूरे को फाइंड आउट किया है, राइट नाउ। तो क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने आज, एक बार समराइज कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, किसको बेटा? दैट इज कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोगों ने कंबाइंड गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ा, दैट इज P1V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन N2 T2। यहाँ पे हमने दो लॉज लिए थे, कौन कौन से लिए थे? एक तो बॉयल्स लॉ लिया था और एक चार्ल्स लॉ लिया था। इन दोनों को कंबाइन करके डिराइव कर दिया। उसी तरीके से आइडियल इक्वेशन में एक तो इक्वेशन पढ़ी और एक रिलेशन पढ़ा डेंसिटी और मोलर मास में, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था, राइट। और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी भी पढ़ा था, आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें हम लोगों ने तीन लॉ को कंबाइन किया था, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को, राइट। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ की हेल्प से हम लोग टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं मिक्सचर का, और जो मेन चीज है कि पार्शियल प्रेशर निकालना। तो पार्शियल प्रेशर के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज किया है? कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, यानी जिसका मुझे निकालना है। अगर मैंने बोला कि मुझे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू में टोटल प्रेशर। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हम लोगों ने आज की क्लास में पूरा कवर किया है कि किस किस तरीके से पूरे को सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा तुम सबको। इसको एक बार रिवाइज करो। लास्ट क्लास में जब नेक्स्ट क्लास होगी हम लोगों की, तो वहाँ पे फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो तुम लोगों को क्या करना है, जब तक इसको पूरा रिवाइज करके रखना है। जब रिवाइज करके रखोगे ना, तो इसके बेस पे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो अभी तक हमारी ये थर्ड क्लास है स्टेट्स ऑफ मैटर की। तो बेटा तीनों को अच्छे से रिवाइज करो और अगली क्लास के लिए अच्छे से प्रिपेयर रहो, ताकि हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, राइट। तो इस तरीके से हम अपनी क्लास को आज यहीं पे एंड करते हैं। और आई होप तुम लोगों को अच्छा लगा होगा, जो भी समझ आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी है बेटा, कुछ भी क्लेरिफिकेशन चाहिए, कोई भी डाउट है, तो उसको अपना रेडी करके रखो, नेक्स्ट क्लास में उसको पूछना। और चैट बॉक्स में अपनी डाउट्स वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह सबको पुट कर सकते हो, राइट। तो चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल टेक केयर, बाय। और अच्छे से पढ़ाई करो बेटा।